चुनावी मौसम में हर पार्टी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में रहती है, चाहे उस उम्मीदवार पर मर्डर, रेप और अपहरण के मुकदमों का दाग भी क्यों न हो। दबंगाई के बूते चुनाव जीतने वाले ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट भी लगातार लंबी हो रही है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तलवार चला दी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि जिन नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में क्रिमिनल केस दर्ज है और चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का कानून बनाने की जरूरत है। देश की जनता ऐसा कानून चाहती है और इस पर संसद को फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनने तक दागी नेताओं को जनता की अदालत में भेजने का इंतजाम भी कर दिया है। संविधान पीठ ने निर्देश दिया है कि अब सभी पार्टियों को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि उनके उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। साथ ही सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल होने के बाद और चुनाव से पहले कम से कम 3 बार विज्ञापन छपवाकर अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता का ये जानने का अधिकार है कि उनके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट हैं, वो अपना डिटेल इलेक्शन कमीशन को देंगे, इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे डालेगा। इसके अलावा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना डिटेल अपराध का ब्यौरा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने वेबसाइट पे डालेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी अपराध का विस्तृत ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और लोकल मीडिया में चुनाव की तारीख से पहले कम से कम 3 बार पब्लिश करेंगे। अल्टीमेटली तो या तो पार्लियामेंट जागे या फिर सिटीजनरी जागे या पॉलिटिकल पार्टीज जागे, यही 3 हैं जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन। तो क्या हम नींद से जागेंगे या नहीं? क्या पॉलिटिकल पार्टी जागेंगी, मतदाता जागेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन जागेगा या देश की संसद जागेगी? आज इन्हीं सवालों पर महाबहस होगी और हमारे साथ इस मामले में जुड़े हुए हैं अश्विनी उपाध्याय जो कि पिटिशनर हैं और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मोहम्मद खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब जो कि फाउंडर एंड ट्रस्टी हैं एडीआर के, राहुल तिवारी जी और रोली मिश्रा जी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी, इससे दागी नेताओं की दुकान बंद होगी क्या? मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसको उसी स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हमने मांग किया था दीपक भाई कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गए हैं उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। और पब्लिक सर्वेंट के केस में ही होता है, किसी एसपी के, डीएम के, कलेक्टर के, सिपाही के, किसी के भी खिलाफ, सचिव के अगर खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो जाता है, नेताओं की ब्रीडर है तो सबसे ऊपर है, तो तत्काल उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और जब तक वो बरी नहीं होता अदालत से तब तक उसको बहाल नहीं किया जाता। हमने यही बात कही थी कि ये माननीय, ये तो सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट से ऊपर हैं, इसलिए इनको हायर एथिक्स एंड मोरालिटी सेट करना चाहिए, इनको चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को जायज माना। हमारी मांग जो थी, हमारी प्रे, उस पर उन्होंने अपना मुहर लगाया और मुहर लगाने के बाद जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक इलीगल है, कानून संसद बनाएगी, ऐसे आज कहा, उन्होंने कहा आपकी मांग बिल्कुल जायज है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक लगनी चाहिए, लेकिन कानून बनाना संसद का काम है, इसलिए संसद को और सरकार को डायरेक्शन दिया है, आप तत्काल पे कानून बनाइए। ये जनता की मांग है, ये देशहित में है, लोकतंत्र को तभी बचाया जा सकता है जब ऐसे लोगों से मुक्त किया जाए संसद और विधानसभा को। मोहम्मद खान साहब, क्या आपको लगता है कि दागी नेताओं की दुकान बंद होगी इससे? दीपक भाई, पहली बार ऐसा हुआ होगा आपके डिबेट पे कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है भाजपा के प्रवक्ता की बात को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, हम इस मुबारक फैसले का स्वागत करते हैं। हम कांग्रेस इस बात के पीछे 100% खड़ी है कि दागी नेताओं को निकालना चाहिए। आपको याद होगा दीपक भाई, पहली मिसाल इस दिशा में कांग्रेस से ही आई थी। राहुल गांधी जी ने जब वो अध्यादेश, जब वो ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया था जिससे दागी नेता चुनाव लड़ सकते थे, उस टाइम बहुत लोगों ने मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, मगर राहुल जी अटल रहे इस बात पे और उसे कानून नहीं बनने दिया। तो इसी बात से आपको कांग्रेस की पोजीशन साफ हो जाती है दीपक भाई। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन में हम मानते हैं पार्लियामेंट को कानून लाना चाहिए, हम उसे 100% समर्थन देंगे। मगर दीपक भाई, आखिर में मैं एक बात कहूंगा, आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है, और चोकर साहब यहां बैठे, उन्हीं की वेबसाइट से मुझे आंकड़े मिले, 30 से अधिक प्रतिशत जो नेता हैं जिन पे आरोप लगे, जो दागी नेता हैं, वो भाजपा के हैं। 30 से अधिक 35% जो दागी 35% भाजपा के हैं, 35%।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यहां स्वागत कर रहे हैं, मगर क्या पार्लियामेंट में कानून लाएंगे, ये देखने की बात होगी। अगर पार्लियामेंट में कानून आता है तो आप समर्थन करेंगे? 100% समर्थन करेंगे। आप इस बात को लिख के रख लीजिए। चलिए, राहुल तिवारी जी दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। आपके लालू यादव जी जेल में हैं, उन्हीं के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसको फाड़ने की काम राहुल गांधी ने किया था। लेकिन हम आपसे यही सवाल पूछेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब तो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सभी के खिलाफ जो है मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं और कभी भी चार्जशीट हो सकती है और चार्जशीट पर संज्ञान लिया जा सकता है। हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट का ताला लगेगा, अब जनता तय करेगी कि अपराधी हैं या नेता। ऐसा हो पाएगा क्या, ऐसा संभव है? इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं, इस संसद में मौजूदा सांसद जो हैं 186 हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसमें से 53 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले यानी लूट, बलात्कार, हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। इसमें से 38% बीजेपी के हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। कांग्रेस के 18%, अन्ना द्रमुक के 16%, शिवसेना के 83% और टीएमसी के 21% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। मैं सीधे चलता हूं हमारे भाई राजीव के पास, राहुल तिवारी जी के पास। राहुल तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे में आप जैसे लोगों की पार्टी का क्या होगा अगर वाकई संसद कानून बना देगी? एक ऑर्डिनेंस तो फाड़ के फेंक दिया गया था राहुल गांधी द्वारा, अगर दूसरी ये पहल कर लेती है सरकार, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपकी पार्टी को। नहीं, हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं ये मानता हूं कि लालू यादव एक पिछड़ों के बिहार में जुबान के रूप में एक काफी बड़ी सजा याफ्ता तो है ना, स्थिति स्थापित कर लिए थे। पर सजा याफ्ता तो है ना खत्म करने के लिए। नहीं, मुझे ये बताइए राहुल जी, सजा याफ्ता है कि नहीं है? हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात का जवाब दे दीजिए राहुल। भाई यही तो बता रहे हैं कि इस नहीं? स्थिति में मेरी बात सुन लीजिए कि लालू यादव को साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। क्या बात कर रहे हैं? मेरा ये मानना है। कोर्ट की आप तो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आपको कुछ पता क्या बोल रहे हैं? आप करप्शन के मुद्दे में यादव सर्टिफाइड करप्ट है। करप्शन के मुद्दे में सर्टिफाइड करप्ट मुलायम जी को क्यों नाम लेते हैं? अदालत के द्वारा सर्टिफाइड करप्ट है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, गलत बात है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पिछड़ों के नेता, कोई भी पिछड़ों के लोग ऐसे हो गए हैं कि भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहने में उनको शर्म आती है। अरे लालू यादव भ्रष्टाचारी है, चारा घोटाला किया, अदालत ने उनको सजा दिया, आज के डेट में वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इतना सारा हो गया, कह रहे हैं उनको गलती दे दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? लालू 22 साल चला है और बड़े बड़े दिग्गज लालू जी की बहस की है। 22 साल मुकदमा चला, राम जेठमलानी जैसे दिग्गज लालू यादव को डिफेंड किए, उसके बाद सजा मिली। क्या बात कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए राहुल जी। मैं ये मानता हूं कि सिस्टम में गड़बड़ी है। अच्छा, सिस्टम में गड़बड़ी। अच्छा, अब आपको सिस्टम में राम जेठमलानी जैसा वकील लालू यादव की बहस करके भी नहीं उनको बचा पाया, वो सिस्टम में गड़बड़ी है। अब सिस्टम में गड़बड़ी है, आपको लूट करने की छूट चाहिए, वो हम नहीं, आप लूटते चलो, आपको कोई रोके नहीं, ये आप चाहते हो क्या? आप देखिए, बिल्कुल। अच्छा, आप यही चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि लूट होती मैं है? ये मानता हूं आप यही चाहते हैं कि लूट होती है? आपने मान लिया बिल्कुल बोल के। दीपक भाई, यहाँ पे छोकर साहब बैठे हैं, अभी छोकर साहब आपको डाटा बताएंगे। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, ये जानना चाहिए आपको। कोई फाइनेंशियल पावर पॉलिटिकल नेताओं के पास नहीं होता। आप चिंता मत करिए, अभी 1 महीने के अंदर लालू यादव अपनी अध्यक्ष की कुर्सी भी छोड़ेंगे। अभी अगली याचिका आने वाली है 12 अक्टूबर को कि जो आदमी सजा याफ्ता है उन्हें पार्टी बना सकता है, न पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। आप घबराइए नहीं, आप मुराद भी पूरी करेंगे। मुझे आप बताइए, आपका क्या पूरे डिसीजन? राहुल जी एक मिनट, पिछड़ों की बात करते हैं। राहुल जी 1 मिनट, कोई ना कोई अगड़ों की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है, कोई गरीब की बात करता है, कोई गरीब गुरबों की बात करता है। सब पॉलिटिकल पार्टी ऐसी ही बात करती हैं, लेकिन जो व्यक्ति करप्ट है और जिसको करप्शन के लिए जेल हो गया है, उसको तो आपको कम से कम मानना ही पड़ेगा। आपको कम से कम मानना ही पड़ेगा कि लालू यादव सजा याफ्ता मुजरिम है। क्यों? जो पिछड़ों की पार्टी बनाई सब करप्ट हो गए। हाँ,
जितनी पिछड़ों की बात की है शर्म सारा छोड़ के आ जाते हैं टीवी के ऊपर। सारा छोड़ दिया, कोई कानून नहीं भारत में, कोई न्यायपालिका नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठे हुए हैं, आपने कह दिया ईमानदार तो ईमानदार। अरे जो आदमी न्यायपालिका पे हमेशा उंगली उठा, भैंस का चारा खा गया, उसको आज जेल में है, उसको आप कह रहे ईमानदार है। ईमानदार बचा कौन? फिर भारत में भ्रष्ट कौन है भाई साहब? कौन है भ्रष्ट भारत में? फिर आप पर्सनल मत होइए। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैं आपको कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। 22 साल मुकदमा चला, राम जेठमलानी जैसे वकील उनको डिफेंड नहीं कर पाए, इसके बाद उनको सजा हुई है। कम से कम अब तो मान लीजिए ना, अब तो मान लीजिए कि भ्रष्ट है कोर्ट में, वो कोर्ट सर्टिफाइड हम ऊंची अदालत में जाएंगे। ऊंची अदालत में जब जाएंगे, ऊंची अदालत जब छोड़ेगी तब तो छोड़ेगी, लेकिन अभी तो आप सजा याफ्ता मुजरिम है। मानेंगे राहुल तिवारी जी ये बात? ये नहीं मानेंगे। देखिए, ये नहीं मानेंगे। पहले मेरे ये मान लेंगे, इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, इनकी विधायकी चली जाएगी। मान लिया उन्होंने यादव जी को अभी केस में फंसाया गया है। दीपक जी, अगर उन्होंने आपके चैनल में कह दिया भ्रष्ट है, क्या इनका टिकट कट जाएगा? मैं आपको गारंटी बताता हूँ। चलिए बहस को आगे बढ़ाते, मुझे ये बताइए अश्विनी उपाध्याय जी, आप ही की पार्टी है, क्या संसद में कानून आएगा? क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है और आप उसी पार्टी के हैं जो सत्ताधारी हैं। दो टूक जवाब दीजिएगा। जिस तरह से आपने पिटीशन लगाई और जिस तरह से सरकार ने अड़ंगा डाला, सरकार ने कहा कि कानून बनाना या डायरेक्शन देना सरकार का काम, सरकार का, न्यायपालिका का नहीं, संसद का काम है। तब ऐसे में सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि ऐसे लोगों को रोकने की इच्छा सरकार नहीं रखती है, वरना सुप्रीम कोर्ट को कह देती कि आप डायरेक्टिव दे दीजिए कि जो लोग चार्जशीटेड हैं, वो लोग जिनके चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, वो चुनाव न लड़े। देखिए दीपक भाई, आप जानते हैं कि मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं और देश हित को सर्वोपरि रख के काम करता हूं। आप ये समझ लीजिए, दीपक भाई एक मिनट सुन तो लीजिए भाई साहब, हाँ बात समझ गई। भाजपा के दांत, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत। अब सुनिए आगे जरा। पहली बात तो ये जो लंबी चौड़ी भाषण करने वाले हैं, विरोध क्यों किया? ये केवल टीवी पे भाषण करते हैं। क्यों किया आप लोगों ने? अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाने वाला भाजपा का ही नेता है। सरकार आती है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ले गया। अगर पार्टी को दिक्कत होती तो हमको पार्टी से बाहर निकाल देती। आज भी मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। ट्रिपल तलाक केस में एक बार सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। ट्रिपल तलाक केस में, ट्रिपल तलाक एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, सवाल जवाब दे रहा हूँ। अरे ट्रिपल तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल है, यहाँ पर कहीं नहीं कहा कि लीगल है। नहीं, मैं उल्टा कह रहा हूँ। यहाँ पर कहीं नहीं कहा कि इलीगल है, वहाँ पर साफ साफ कहा था कि ट्रिपल तलाक इलीगल है और उस पर कानून बने। और सरकार चाहती थी कानून बने तो बन गया, लेकिन क्या इस पे सरकार चाहे कि कानून बने? अरे सुनिए, तब तो बोलूंगा। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आप जितना अग्रेसिव थे, क्या इस मुद्दे पर इतना अग्रेसिव है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक इलीगल, पार्लियामेंट कानून बनाए, पार्लियामेंट से ऑर्डिनेंस आ गया। अब हमारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनकी मांग बिल्कुल जायज है, अपराधियों को रोकिए चुनाव लड़ने से, पार्लियामेंट कानून बनाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने के अंदर ये कानून आपके सामने आएगा। 6 महीने के अंदर ये कानून सामने आएगा। और जो अगर लोग रोकेंगे तो ऑर्डिनेंस आएगा। अरे अगर लोग रोकेंगे तो ऑर्डिनेंस आएगा। आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अभी केस वापस हुए हैं। अरे केस आप समझे नहीं, दंगे भड़काने की केस है। FIR होना अलग बात है, चार्जशीट फाइल होना अलग बात है, चार्जेस फ्रेम होना अलग बात है। 3 स्टेज होती है। जब FIR क्वैश ही हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? FIR क्वैश हो जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं। अश्विनी जी, दीपक भाई, आपको, आपकी पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ले गई। मैं बीजेपी का प्रवक्ता होने के बावजूद इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में ले गया। बाकी लोग केवल यहाँ टीवी पे भाषण देते हैं, वास्तव में नहीं करते। हमने किया है, हमारी पार्टी इस पे ऑर्डिनेंस लाएगी और कानून बना के ऐसे दागियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, घूसखोरों को, दलालों को इलेक्शन लड़ने से रोकेगी। ये मैं वादा करता हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल पे। और आप कुलदीप सेंगर को जो है संरक्षण देंगे, और जब मीडिया सामने आ जाएगी, उसकी बेटी को जब मीडिया आगे लेकर के आएगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहेगा कि अब आप कुलदीप सेंगर को पकड़िए, तो वो देंगे। बहन जी, आप चिंता मत करिए। मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सब जाने वाले, आप चिंता मत करिए। जब ऑर्डिनेंस आएगा सब जाएंगे। मथुरा जवार बाग कांड करवाया ना, जो मथुरा जवार बाग कांड करवाया था रामगोपाल यादव ने, जो वहां मरवा दिया, गंभीर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, विधायक सब होगा, चिंता मत करिए। आज तमाम आरोपों में है।
दीपक जी फैसला आ गया, आज फैसले में रुके रहिए बस। नहीं, आप कानून का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? आप बताइए, मुलायम सिंह इस कानून का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? राम गोपाल यादव कानून का समर्थन करेंगे नहीं करते? इतनी सी बात बताइए आप। मैं बिल्कुल दीपक जी, हम लोग एक बिल्कुल अपराध मुक्त और अपराधी मुक्त लोकतंत्र चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है। जिसमें 2012 में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था, आप लोगों ने भी इसका सराहा था कि उन्होंने बाहुबली डीपी यादव जी को लेने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी बाहुबली व्यक्ति को या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपनी पार्टी में नहीं लेते हैं। बड़ा फेरबदल हुआ जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों के टिकट काटे गए, जो आपको पता है कि एक पारिवारिक विवाद का कारण भी लंबे समय तक बना। विजय मिश्रा जो हमारे यहाँ के सिटिंग एमएलए थे, उन पर भी कार्रवाई हुई। गायत्री प्रजापति जी आज जेल में है क्योंकि उन पर भी आरोप लगा। अमन मणि त्रिपाठी उस बलात्कारी का प्रचार कर रहे थे घूम के, क्या बात कर रही है? अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने टिकट काटा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये सब लोग आपके संरक्षण में फलते फूलते रहे। इन लोगों ने ऐश करी, इन लोगों ने मजे काटे। उत्तर प्रदेश की बात मत करिए मैडम, वहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण नहीं, अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। मैं दीपक जी बहुत विनम्रता से ये बात कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जितने लोगों को निकाल रहे हैं, हम लोग पार्टी में जितनी सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा अंगीकार भारतीय जनता पार्टी इन अपराधियों कर रही है। और खासकर अमन मणि त्रिपाठी, आपके पास उदाहरण है, जब उन पर अपनी पत्नी का मर्डर केस पर जब उनकी एफआईआर लॉन्च हुई तो उनका टिकट काट दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको संरक्षण दिया। कुलदीप सेंगर का उदाहरण आज आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, चाल, चेहरा, चरित्र, और वो ये है कि हम जो करें वो बहुत अच्छा है, वो बहुत उत्तम है, वो बहुत सुंदर है, और जो दूसरा करता है वो गलत है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से और ये लोग अब संसद का मुंह देखेंगे, विधानसभा का मुंह देखेंगे। स्वागत करते हैं। लोकतंत्र और विधानसभा, ये लोकतंत्र का मंदिर है। संसद और विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में अब दागियों को रोका जाएगा। अतीक अहमद जैसे गुंडे, अंसारी जैसे गुंडे, मैं चौपर साहब के पास चलूं, उसके बाद मेरे लिए आपके पास एक बड़ा सीधा सवाल है। बड़ा सीधा सवाल है अश्विनी उपाध्याय जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सवाल होगा। लेकिन चौपर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव काफी है? क्या संसद ऐसे मामले में कानून बनाने का साहस करेगी जिसमें हमाम में सभी नंगे बैठे हो? माफ कीजिएगा, इस कहावत का उपयोग कर रहा हूं। देखिए, पिछले 16 साल से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि होना चाहिए वो हो रहा है। जो जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है उनकी सूचना आ रही है, आपके चैनल के माध्यम से, सारे चैनलों के माध्यम से, सारे पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ये सब जनता को दी जा रही है। क्योंकि ये सूचना पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने ये पिटीशन दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि राजनीतिक दल इसको 3 दफा ये करेंगे, बोल्ड अक्षरों में करेंगे, इलेक्शन कमीशन ये करेगा, ये सब पहले से हो रहा है। इसका कोई, मेरे हिसाब से कोई नई बात इसमें नहीं है। जहां तक सवाल है कि संसद को कानून बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना सर माथे पे, लेकिन अगर संसद को इस चीज की चिंता होती, वो पिछले 16 साल में कई तरह की सरकारें आई और कई तरह की सरकारें गई, किसी सरकार ने इस पे कानून बनाना उचित नहीं समझा और हर सरकार ने इसका अदालत में विरोध किया। तो मैं अश्विनी उपाध्याय जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं। वो कह रहे हैं कि 6 महीने में कानून बनेगा और कानून नहीं बनेगा तो ऑर्डिनेंस आएगा। उनके मुंह में घी शक्कर। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है कि इस पे कुछ होगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बहुत निराशा है। और अब ये जो आप पूछ रहे हैं बार बार के दागी नेताओं की दुकान बंद होगी कि नहीं होगी, मेरा ख्याल तो यह है कि उनकी दुकान बंद होने की बजाय और धड़ल्ले से खुलेगी। कहेंगे कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें नहीं कुछ किया, अब क्या कर लोगे तुम। तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम कानून नहीं बनाना चाहते। ये बात तो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, लेकिन एक कानून में सेटल्ड लॉ ये है कि अगर कानून में कोई कमी है, एक बात, दूसरी बात
संसद ने उसको अभी संसद ने ठीक नहीं किया या ठीक करने का उनको समय नहीं मिला। तीसरी बात, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है, तो ये जुडिशरी की ड्यूटी है कि वो उसको ठीक करे जब तक संसद उस पर कोई कार्रवाई ना करे। जो तीसरी बात, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है, तो ये जुडिशरी की ड्यूटी है कि वो उसको ठीक करे जब तक संसद उस पर कोई कार्रवाई ना करे। जो 2002 का एडीआर का जो पहला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बेसिस पे ये एफिडेविट आने शुरू हुए, वो इसी प्रिंसिपल पे किया गया था कि कानून ठीक नहीं है जब तक संसद कानून को ठीक करे, क्योंकि उसने इतने सालों से नहीं किया, तो तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक कर रही है। जब संसद अपना कानून बनाएगी तो वो सर्वोपरि हो जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को वो लॉजिक लगाने की जरूरत महसूस नहीं हुई, मेरी समझ में नहीं आता क्यों। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हम ये उम्मीद करते हैं कि संसद इसके बारे में बड़ी जल्दी कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी उम्मीदें हैं, मैं ये गिनवाना नहीं चाहता, जिन पे संसद ने और राजनीतिक दलों ने, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सारे के सारे राजनीतिक दल इस मामले में कानून नहीं बनाना चाहते। और बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। चोकर साहब, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद खान साहब के पास चलता हूं। मोहम्मद खान साहब, क्या इस सरकार में इच्छा शक्ति है कि इस पर कानून लेकर आ जाए? आपने तो कह दिया आप समर्थन करेंगे, लेकिन क्या इनमें इच्छा शक्ति है कि ये कानून लेकर आ जाए? ना, बिल्कुल क्यों। आपने एक बड़ी सही बात कही, आपने उदाहरण देते हुए दिखाया है दीपक भाई कि कोर्ट में तो इन लोगों ने विरोध किया था इस बात का कि इस पर कानून आना चाहिए। मगर इसमें मैं एक और बात जोड़ूंगा, इनकी यहां एक परंपरा है दागी नेताओं को गंगा स्नान कराना। आपको याद है हिमांतो बिस्वा शर्मा जो असम के नेता है, हमारी पार्टी में थे, उन पर बड़े बड़े आरोप लगाते थे, लुई बर्जर स्कैम और ऐसे। गंगा स्नान करके भाजपा में चले गए, बड़े नेता बन गए, आरोप सब दब गए। जयंती नटराजन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे जयंती टैक्स, उन्होंने राहुल जी के खिलाफ चिट्ठी लिखी, इस्तीफा दिया, वहां चली गई। आज कि उस दिन के बाद से केस की सारी बातें बंद। एसएन कृष्णा एक और मिसाल है जिनके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते थे, कहते थे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मगर जैसे ही वो इनकी पार्टी में नेता बने उन्हें तो इतनी इज्जत दी कि भैया फिर से आंखें मूंद ली आरोपों से। तो दीपक भाई, मैं बार बार कहता हूं, ये लोग भाषणबाजी करते हैं और जुमले देते हैं। 4.5 साल में हम सब अपना सबक सीख गए, जनता इन्हें परख चुकी है और समझ चुकी है। आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूं दीपक भाई, देख लीजिएगा। अश्विनी उपाध्याय जी चाहे सच्चे दिल से बोल रहे हो, मगर सरकार इनकी बात पे एक्ट नहीं करेगी। 6 महीने में कोई कानून नहीं आने वाला, और जैसे लोकपाल को दबा दिया वैसे ही इसे दबा देंगे। बताइए, लोकपाल तो दबा दिया आपने, लोकपाल तो आने नहीं दिया 4.5 साल में, और लोकपाल न आने के कारण चक्कर ये है कि करप्शन पे अब सीवीसी करप्शन के लिए सीवीसी, इसके अलावा कोई संस्था ही नहीं है। दीपक भाई, आप बताइए, ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी है कि नहीं पार्टी की? मैं जवाब देता हूं दीपक भाई। पहली बात तो जरा आज चूंकि बहस इस जजमेंट पे हो रही है, उसका एक बहुत ऑपरेटिव पार्ट है जो बहुत जरूरी है दर्शकों को बताना। अब अभी तक क्या होता था, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना एक फॉर्म देता था इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उसको चुपचाप रख लेता था, वेबसाइट डाल देता था। छोकर साहब की जो संस्था है वो थोड़ी मेहनत करती थी, उसको कंपाइल करती थी। अब ऐसा नहीं है, अब जिसको टिकट चाहिए वो पहले एक फॉर्म जो है डिजाइन करेगा इलेक्शन कमीशन, उस फॉर्म में पूरी जानकारी भर सब है। नहीं, इलेक्शन कमीशन में सब जानकारी दी जाती है। अरे सुन तो लीजिए, का ब्यौरा होता है। दीपक जी सुनिए, नहीं है, अरे जो नहीं है वो बता रहा हूँ, होता है और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर भी डालता है। दीपक जी जो नहीं है वो बता रहा हूँ, जो नया किया वो हमें वो बताने दीजिए जरा। 3 बार आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले जाओ, 3 बार प्रिंट मीडिया में चले जाओ। नहीं, इसमें एक और नया काम होने वाला है। अभी तक क्या होता था, उन्होंने लिख दिया सेक्शन 302, सेक्शन 375, ये नहीं लिखते थे 302 का मतलब हत्या, 375 का मतलब बलात्कार। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। मैं नहीं समझता। दफा 302 हत्या का भाई, कामन मैं नहीं समझता। तो अखबार वाले लिखते हैं ना उसको छाप छाप के, अखबार वाले लिखते हैं उसको छाप छाप के। अरे आप सुनिए, आप जब पॉलिटिकल पार्टी को जिसको टिकट देना है उसी की जन्म पत्री उसको जनता को बताना अपने पैसे से, वो आपके चैनल पे उसको अपना पैसा भी देना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि मेरा कैंडिडेट चोर है, मेरा कैंडिडेट डकैत है, मेरा कैंडिडेट बलात्कारी है, मेरा कैंडिडेट हत्यारा है। तो मुझे लगता है टिकट देने के पहले 10 बार सोचेंगे।
अब अगर मुलायम सिंह जी को ये देना पड़े या अखिलेश जी को कि भाई मेरा ये आदमी बलात्कारी, ये मेरा हत्यारा, ये मेरा चोर, ये मेरा लुटेरा, तो टिकट देने के पहले 10 बार सोचेंगे। एक बहुत मॉरल बैरियर आ गया है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी टिकट देने के पहले 10 बार सोचेंगे। 38% दागी लोग जो है मैं बहुत इस फैसले को लैंडमार्क फैसला मानता हूं। बिल्कुल छोकर साहब से सहमत हूं कि अगर उन्होंने कह दिया होता कि बिल्कुल बैन कर दिया होता तो और अच्छा होता। कोई बात नहीं, उन्होंने बैन नहीं किया। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के लिए सरकार को कहा, सरकार ऑर्डिनेंस लाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सरकार को डायरेक्शन गया हुआ है। 2019 के चुनाव के पहले ये ऑर्डिनेंस आएगा, ये कानून बनेगा और 2019 का जब लोकसभा चुनाव होगा उसमें केवल अच्छे लोग जाएंगे। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि चोर, डकैत, उचक्के, बदमाश, ये लुटेरे, लोग ये नहीं जाएंगे। दीपक जी कर रहे हैं, आप उनको नहीं देंगे। आप बहन जी चिंता मत करिए, आप अच्छे कैंडिडेट ढूंढिए। ये बहुत बड़ा चैनल है, हम चाहते हैं मुलायम सिंह जी बोले अच्छे कैंडिडेट ढूंढे। आदरणीय दीपक जी यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आप उनको टिकट देंगे या नहीं देंगे? कानून आ गया ये इनके नहीं देखो, अपने को टिकट नहीं दिलवा सकते फिलहाल की हालत में। कांग्रेस को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि अगर इस बीच में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे ही गए, मैं बता रहा हूं जिस दिन ऑर्डिनेंस आया सबका सफाया, जिस दिन ऑर्डिनेंस आया, जिस दिन ये कानून बनेगा सबका सफाया, सबका सफाया मतलब अपनी इच्छा शक्ति की बात बताइए। क्या आपकी इच्छा शक्ति थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिक्लेयर करने के बाद भी स्पेशल कोर्ट जो बनी वो ऊंट के मुंह में जीरा है, जिसमें दागी नेताओं के खिलाफ फास्ट ट्रैक मुकदमे चलने थे और उसका तुरंत निर्णय होना था? देखिए वो ऊंट के मुंह में जीरा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी का 2014 का भाषण अपने बोलिए टीम को निकालें। 2014 के भाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी को स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए और स्पेशल कोर्ट बनाइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगी जी और मौर्य जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषित किया, तो आपके पास क्या कोई बेदाग कैंडिडेट नहीं था उत्तर प्रदेश का? आपके कहने से योगी जी जो है, आपके क्या आपके पास कोई बेदाग दाग अच्छे हैं? मुझे लग रहा है आपके लगे, आपके ऊपर लगे दाग अच्छे हैं, आपके ऊपर लगे दाग अच्छे हैं। देखिए स्पेशल कोर्ट दीपक जी हर जगह बन रही है। आप क्या बोलेंगे? स्पेशल कोर्ट स्पेशल कोर्ट पूरे देश में बन रही है। आप बहन जी सुन तो लीजिए, जवाब दीजिए ना। आप योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या बोलेंगे जिन पर मुकदमे होने के बावजूद, जिन पर केसेस होने के बावजूद? एक मिनट रोक लीजिए, मैं आपके सवाल को बड़े स्ट्रेट पूछता हूँ। आप योगी जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या बोलेंगे, जिनके खिलाफ बड़े संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और आपने एक को मुख्यमंत्री पद से नवाजा और दूसरे को उप मुख्यमंत्री पद से? अब मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए विदाउट इंटरप्शन। देखिए FIR होता है, उसके बाद चार्जशीट पुलिस फाइल करती है, उसके बाद बहस होती है, फिर चार्जेस फ्रेम होता है। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी जी हो, चाहे केशव मौर्य जी हो, सबके मुकदमे उसी स्पेशल कोर्ट में जाएंगे। वही स्पेशल कोर्ट जो इलाहाबाद में है वही अखिलेश यादव को डिसाइड करेगी, वो बहन मायावती जी को डिसाइड करेगी, वही योगी जी का उसको डिसाइड करेगी। आप जरा देखिए ना कि देखिए जब तक चार्जशीट होता नहीं मानेगा पुलिस चार्जशीट झूठा प्रजापति से माल भी बहुत खाया आप लोगों ने। योगी जी और ये बात मानेंगे रोली जी, गायत्री प्रजापति से माल भी बड़ा खाया आपने, 5 साल खाया। और जब बेचारे लगने लगे कि लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, इनकी इतनी बदनामी हो चुकी है, तो आपने निकाल फेंका उनको। इनका नाम कामधेनु प्रजापति रख दिया था, वो कामधेनु थे इनके लिए बकायदा रोज। अच्छा चलिए, बात हमने उनको निकाल दिया। कुलदीप सेंगर हमारी पार्टी में थे, आपने कोई स्वीकार कर लिया? मुझे उसका कानून अपना काम राजा भैया, शायद आपको पता, आज ही कुछ करोड़ का राजा भैया को भारतीय जनता पार्टी ने पुल दिया है। और राजा भैया जो हमारी सरकार में थे, तो आप लोगों ने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि हमको राजा भैया को निलंबित करना पड़ा। बड़ी स्पष्ट बात है, पार्टी में मंत्रालय से उनको हटाना पड़ा। आज का जो फैसला है, आपके लिए फैसले से चेहरे पे इन लोगों के जो है मुस्कान आ रही है, लेकिन इनके जो आला कमान है वो सारे डरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल मायावती डरी हुई है, राहुल गांधी डरे हुए हैं, उनका अपना जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, सोनिया जी डरी हुई है, मुझे लगता है सब लोग डरे हैं। जब बना पाए तो कानून क्या बना पाएंगे? आप वोट नहीं बना पाए तो कानून क्या बना पाएंगे?
मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी डरे हुए हैं? ये अश्विनी उपाध्याय का कहना है। डाल के इन्हें चुनौती देते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी भाषणबाजी कर रहे हैं अपने नेताओं को खुश करने के लिए, हम उन्हें आंखों में आंखें डाल के चुनौती दे रहे हैं 4.5 साल से। अरे कमजोर सरकार, बुजदिल सरकार, जो एक्शन लेना है तुम लो, हम अटल रहेंगे। और तुम्हारा जो पर्दाफाश कर रहे हैं, चाहे रफाले हो, चाहे विजय माल्या को जो भगाया है वो हो, चाहे नीरव भाई हो, मेहुल भाई हो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हें प्यार से बुलाते हैं, हम सब पे कार्रवाई कराएंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि आप लोग कानून से ऊपर हैं? नहीं। जब अजय सिंह विश्व अपने सारे केंद्र अपने खिलाफ विड्रॉ करा लिए, तब आप तारीख पे तारीख हम लोग भाग रहे हैं। और आपको हाईकोर्ट कैसे, हाईकोर्ट ने मना कर दिया। आप चिंता मत करिए, 2019 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पक्ष मजबूत है। आप बहन जी चिंता मत करिए, आपने तो जीजा को बाद में मुद्दा बनाया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसके द्वारा सबका सफाया होगा। शक्ति का अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वो बाहर मुझे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप इतने फर्म हैं, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्यों कहा कि लॉ बनाने का काम संसद का है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए? वो कह देता सुप्रीम कोर्ट से कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि चुनाव नहीं लड़ सकते, बात खत्म हो जाती। देखिए दीपक भाई, ये डिफेंस क्यों सरकार की तरफ से? सेपरेशन ऑफ पावर होता है, संसद का काम कानून बनाना। आपको संसद से अपील करनी थी, सुप्रीम कोर्ट अपील करने क्यों गए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, अरे हम भारत के नागरिक हैं। अरे आपको अपनी भारत के नागरिक हैं, पार्टी फोरम में आवाज उठानी। नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूं दीपक जी, मेरी 50 से अधिक पीआईएल केवल इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म पे है। मैंने 1-2 नहीं, कम से कम 50 पीआईएल फाइल किया हुआ है। आपके जो रिपोर्टर हो जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम अपने इंडिविजुअल, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी करें, हम पर्सनल कैपेसिटी में और कुछ भी नहीं है। इच्छा शक्ति का नितान तवाब भारतीय जनता पार्टी बहन जी, अगर आप चाहते अखिलेश यादव जी से ट्रिपल तलाक के लिए बोला था, उसी इच्छा शक्ति के आधार पर तलाक पे ऑर्डिनेंस आ गया है, इस पे ऑर्डिनेंस आएगा, आप चिंता मत करिए। अगर ऑर्डिनेंस नहीं आएगा तो वो 38% सांसद जो आपके लोकसभा में बैठे, कानून बनेगा। ऐसे लोगों को रोकने का कानून बनेगा, कानून बनेगा या नहीं बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ बैरियर्स लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये मानने वाली बात है, लेकिन उन बैरियर्स को अभी फुल प्रूफ नहीं कहा जा सकता। कड़ी फटकार जरूर है ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे दागियों के लिए, लेकिन उससे उनके लड़ने पर रोक लग जाए, फिलहाल ऐसा प्रतीत होता हुआ नहीं दिखाई देता। हमारी महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार